तो अब हम लोग आपका फोर्थ सेम का जो पहला पेपर मैंने पढ़ाना है उसको स्टार्ट करते हैं। और ये है फंक्शनल एनालिसिस। सही कहें तो ये अभी तक जितना भी आपने एनालिसिस पढ़ा है सबका निचोड़ है। एनालिसिस और अलजेब्रा दोनों। बच्चों, फंक्शनल एनालिसिस पढ़ने के लिए आपको रियल के कंसेप्ट आने चाहिए। आपको कॉम्प्लेक्स के भी कुछ चीजें आनी चाहिए। आपको मीट्रिक स्पेस तो आना ही चाहिए। इसके अलावा मीट्रिक स्पेस के अलावा आपको लीनियर अलजेब्रा अच्छी तरह आनी चाहिए। आपको मेजर का कंसेप्ट भी ठीक ठाक आना चाहिए। काउंटेबिलिटी और अनकाउंटेबल के बारे में मेरे ख्याल से मालूम होगा, वो जानकारी भी होनी चाहिए। हम्म। और मैट्रिसेस तो आप थोड़ा बहुत जानते हो, लीनियर का ही हिस्सा हो गया। तो चलिए, हम बहुत ज्यादा प्रीरिक्विसाइट नहीं कहते, कुछ चीजें आपको मालूम होनी चाहिए। अगर नहीं मालूम है तो हम जो जो जरूरी चीजें हैं मैं वहीं से शुरू करूंगा। मैं ये मान के चल रहा हूँ कई बच्चे ऐसे हों जो हो सकता है उनको अब लगता हो कि यार फंक्शनल पढ़ लेते हैं, यहीं से शुरू कर लेते हैं। तो इस हिसाब से जिन बच्चों ने आगे की चीजें पढ़ी हुई हैं वो कई बार ज्वाइन नहीं भी करेंगे शुरू में तो भी चलेगा। उन्हें लगेगा कि यार ये बेकार सी एलिमेंट्री चीजें पढ़ा रहे हैं। लेकिन एलिमेंट्री है तो वो बेकार नहीं है, वो फाउंडेशन है, वो जरूरी है सभी के लिए। चलिए, एक तो ये बात आई। दूसरी बात, फंक्शनल एनालिसिस जब आप पढ़ेंगे तो इसमें आएगा कि आखिर हम कौन सी किताब को फॉलो करें। तो जिस बुक को मैं पसंद करता हूँ, क्योंकि इस लेवल पे हम बहुत एडवांस नहीं जाते। तो एक ऑथर हैं और बड़े अच्छे ऑथर मुझे इसलिए लगते हैं क्योंकि इनका समझाने का तरीका बहुत अच्छा है। इरविन क्रेजी। तो इनकी एक किताब है इंट्रोडक्टरी फंक्शनल एनालिसिस, नाम से क्लियर है। इंट्रोडक्टरी फंक्शनल एनालिसिस। हम लोग इस बुक को फॉलो करेंगे, और इसके अलावा प्रोफेसर एस कुमरे सर की किताब काफी अच्छी है। आप चाहें तो उसे भी देख सकते हैं। और इसके अलावा एक जीएफ सिमंस की बुक भी बहुत अच्छी है। सिमंस साहब ने जो किताब लिखी है वो 3 पार्ट में है, मतलब एक ही किताब है, उसी के 3 पार्ट। और किताब का नाम है इंट्रोडक्शन टू टोपोलॉजी एंड मॉडर्न एनालिसिस। इंट्रोडक्शन टू टोपोलॉजी एंड मॉडर्न एनालिसिस। नाम से ध्यान से देखिएगा क्या लिखा हुआ है। हमें टोपोलॉजी तक की नॉलेज चाहिए, एक तो। और उसी का लास्ट पार्ट जो है वो एनालिसिस में, मॉडर्न एनालिसिस बोलते हैं वो, उसी में फंक्शनल ये जो ऑपरेटर हैं ये आ जाते हैं। मोटे तौर पर पढ़ना क्या है, थोड़ा सा ये बताते हैं। आप ऐसे समझिएगा कि लीनियर अलजेब्रा जब हम लोग पढ़ते हैं बच्चों, तो हम लोग फाइनाइट डायमेंशनल वेक्टर स्पेस में काम करते हैं। आप लोगों को याद होगा, मैं रिकॉल भी कराऊंगा ये सब, कि ये फाइनाइट डायमेंशनल है वेक्टर स्पेस, इसमें डायमेंशन फाइनाइट है। बस इसी का जनरलाइजेशन पढ़ना है इस पेपर में। अगर फाइनाइट डायमेंशन हटा दिया जाए वेक्टर स्पेस से, मतलब वेक्टर स्पेस का जो डायमेंशन है वो फाइनाइट भी हो सकता है और इनफाइनाइट भी इन जनरल। तो हमारे कई ऐसे कंसेप्ट हैं जो आपको लगते हैं लीनियर अलजेब्रा पढ़ते समय अरे ऐसा तो होता ही था, ये तो सामान्य बात है।
और आपने कई जगह पहले भी देखा होगा, जो जो फाइनाइट में बड़ा सामान्य सी बात लगती है, इनफाइनाइट में कुछ भी हो सकता है। हमारे कई रिजल्ट गलत हो जाते हैं। जैसे फाइनाइट डायमेंशन में आप कोई भी अगर वेक्टर लेते हैं, तो वेक्टर का जो नॉर्म होता है, अगर हम उसे डिफाइन करना शुरू करें, तो सारे नॉर्म इक्विवेलेंट आ जाएंगे। हम इसे भी पढ़ाएंगे। इनफाइनाइट में ऐसा नहीं होता। नॉर्म सारे के सारे इक्विवेलेंट हो जरूरी नहीं है। कई सारी चीजें जो जो फाइनाइट में बच्चों जो मैपिंग जितने भी लेते हैं, जो फंक्शंस हैं, सारे के सारे वो ऑटो कंटिन्यूअस हो जाते हैं, कोई दिक्कत ही नहीं है उसमें। लेकिन इनफाइनाइट डायमेंशन में हमेशा कंटिन्यूटी लाना बड़ा मुश्किल काम है। तो इस तरह से हमारे जो लीनियर अलजेब्रा के कंसेप्ट थे वो कई रिवाइज हो जाते हैं। अब आप लीनियर ट्रांसफॉर्मेशन आप लोगों ने लीनियर अलजेब्रा में पढ़ा होगा। लीनियर ट्रांसफॉर्मेशन जब आप पढ़ते हैं तो आप टी इज अ मैप फ्रॉम वेक्टर स्पेस V1F टू V2F ले लीजिए कोई, ओवर द सेम फील्ड है दो वेक्टर स्पेस। तो जब आप इस ट्रांसफॉर्मेशन को एक्सप्लेन करना चाहते हैं, तो आप इसको एक मैट्रिक्स की मदद से रिप्रेजेंट कर सकते हैं। मैट्रिक्स कोई M/N मैट्रिक्स होगा। अब आप इस बात को समझिए कि हम लोग इनफाइनाइट डायमेंशन में मैट्रिक्स रिप्रेजेंटेशन नहीं कर सकते। मैट्रिक्स की लिमिटेशन है, वो फाइनाइट डायमेंशन में ही काम करेगा। उसको आप बोलते हैं कि कितने बाई कितने का मैट्रिक्स है, M/N टाइप का। तो फिर इनफाइनाइट डायमेंशन में मैट्रिक्स को कैसे हटाएं, क्या क्या करें? तो बच्चों हम लोग यहाँ पर लीनियर ऑपरेटर शब्द यूज करते हैं। लीनियर ऑपरेटर, हम टी लिख देंगे बस। टी जो वेक्टर स्पेस टी टूट गया, मैट्रिक्स वाला सिंबल हटा देंगे। अब जो लीनियर ऑपरेटर आएगा, तो फिर सवाल ये उठेगा कि ये बाउंडेड है या अनबाउंडेड है। ज्यादातर हमारा काम बाउंडेड लीनियर ऑपरेटर पे होगा। तो आप ऐसे दो तीन मैंने उदाहरण दिए, आपने देखा कि अच्छा हमारा मैट्रिक्स वाला तरीका भी नहीं चलेगा यहाँ पर। हमारे सारे जो नॉर्म है, वो तो कोई भी नॉर्म ले लो, लीनियर अलजेब्रा में कोई फर्क नहीं पड़ता जनरली। अच्छा मजेदार ये है कि हमारे यहाँ लीनियर अलजेब्रा जब पढ़ाई जाती है, तो उसमें नॉर्म लिया ही नहीं जाता। तो नॉर्म होता क्या है? वेक्टर की लेंथ का नोशन। तो वेक्टर के स्टूड रहते हैं, तो बहुत सारी एलिमेंट्री चीजें हमने पढ़नी है यहाँ पर। आप लोगों को शुरुआती कोई डाउट है ऐसा तो बताइएगा, ताकि मुझे थोड़ा ये पता लगे कि मुझे शुरू कहाँ से करना चाहिए। और उस बच्चे से पूछना ज्यादा अच्छा है जिसने इसके बारे में कुछ भी ना पढ़ा हो कि साहब यहाँ से शुरू कर दो। कोई ऐसे स्टूडेंट हैं तो उनका स्वागत है। कोई बोलना चाहेंगे? अब यार तुम बताओगे ही नहीं, तो मुझे कैसे पता चलेगा कि कहाँ से शुरू करना है? प्रॉब्लम यह है, जो बताना चाहते हैं उनको पहले भी पता है, और जिनको नहीं पता है वो बताने में भी इंटरेस्टेड नहीं है कि कहाँ से शुरू करना चाहिए। जिसको नहीं आता कुछ अभी इन बारे में, वो उसे लगता है बिल्कुल यहाँ से शुरू करो, तो थोड़ा एक आइडिया दें। जरूरी नहीं है मैं आपकी बात मानूं। ठीक है, मैं सलाह मांग रहा हूँ, राय आदेश थोड़ी मांग रहा हूँ आपसे। लेकिन आपकी राय जरूरी है मेरे लिए, मुझे थोड़ा आइडिया लगेगा। हम्म। कोई बोलना चाह रहे? नहीं। सर लीनियर ट्रांसफॉर्मेशन से ही शुरू कर दीजिए। अरे बाप रे, ये तो काफी एडवांस हो गया। आपको उससे पहले का पता है? अभी तो मैं तो वहां से सोच रहा हूँ कहीं पीछे। लीनियर ट्रांसफॉर्मेशन तो खैर आपने उतना आगे कह दिया जितना मैं भी नहीं सोच रहा था। मैं आपको थोड़ा सा अलजेब्राइक स्ट्रक्चर पे बात करता हूँ आज। वहां से शुरू करते हैं। या फिर हम लोग शुरू कर सकते हैं आज पहला, उसमें कुछ इनइक्वलिटीज से शुरू कर लेते हैं। जो पहला है, चलिए हम आगे बढ़ते हैं। तो
मुझे लगता है सबसे पहले जो मुझे सिखाना चाहिए थोड़ा सा वो रियल के बारे में। रियल के कुछ कंसेप्ट हैं, मैं उसके बाद लीनियर पे आता हूँ, इन दोनों को मिलाते हुए फिर मैं आगे बढ़ूँ तो ठीक है। रिकॉल करते हुए, तो रियल के जो एलिमेंट्री कंसेप्ट है मैं वहां से शुरू कर रहा हूँ। इसको हम लोग बोलेंगे बच्चों रियल नंबर सिस्टम्स। रियल नंबर सिस्टम। आखिर रियल नंबर्स की क्या क्या प्रॉपर्टीज होती हैं उन पे हम बात करेंगे, लेकिन उससे पहले एक और एलिमेंट्री कंसेप्ट पे मैं सोचते जा रहा हूँ कि सबसे आसान क्या हो सकता है, और वो ये है, यहाँ से शुरू करना पड़ेगा मुझे लगता है कि बाइनरी ऑपरेशन क्या होता है। आपके पास कोई सेट है, थोड़ा सा समझिएगा। नॉन एम्प्टी सेट ले लिया मैंने, एक ऐसे। और नॉर्मली अभी आप ये मान के चलिए कि कोई भी सेट लेंगे तो आर का सबसेट हो जाएगा, हम ऐसा ले रहे हैं। अब मैंने एस में कोई एलिमेंट उठाया, देखिए ए ले लिया एस में, कोई और एलिमेंट ले लिया, बी ले लिया। यहां पर पहला सवाल, क्या जब भी आप कोई दो एलिमेंट लेंगे क्या वो दोनों डिफरेंट होने जरूरी है? तो इसका जवाब है नहीं। दोनों सेम एलिमेंट भी हो सकते हैं, ए बिलोंग्स टू एस दोबारा ए बिलोंग्स टू एस भी हो सकता है। अब आप कोई मैथमेटिकल ऑपरेशन लगाएं, जो भी ऑपरेशन है, ए ऑपरेशन बी, और अगर ये भी एस में ही, आपने कहा चलो अच्छी बात है, ठीक हो गया, ए एस में था, बी भी एस में था, और ऑपरेशन नॉर्मली आप जो सामान्य समझते हैं, एडिशन हो सकता है, मल्टीप्लिकेशन हो सकता है, कुछ डिफरेंट टाइप के ऑपरेशंस भी हो सकते हैं मैथमेटिकली। ऐसा हो सकता है कि ए और बी का जो ऑपरेशन है वो ऐसा आ जाए, ए बी अपॉन टू, ए बी अपॉन थ्री, या ए बी अपॉन एन, ऐसा। तो अगर वो ऑपरेशन जो भी है, उस ऑपरेशन के बाद जो ए और बी का आउटपुट आया वो अगर एस में ही है, और ऐसा किसी एक या दो के साथ नहीं, हर एक ए और बी कोई भी ले लीजिए आप, उनके साथ हो रहा है, तब आप कहेंगे कि ये जो ऑपरेशन है ये बाइनरी ऑपरेशन। तो मैं इसको डेफिनेशन में लिख देता हूं। लेट एस बी नॉन एम्प्टी सेट। एम्प्टी सेट बड़े ऊटपटांग रिजल्ट दे देता है। कई बार हम इसको आगे देखेंगे, कई जो मैं आप पे बातचीत करूंगा कि एम्प्टी सेट गड़बड़ कहाँ करता है। तो ये नॉन एम्प्टी सेट है एस हमारे पास, ठीक हो गया। अब मैं यहाँ सारी चीजें फंक्शन या मैपिंग जो भी आप बोले, और फंक्शन एफ आपने एस लिया है, एस का ही कोई दूसरा एलिमेंट लिया, एस ऑपरेशन एस टी, और एस में ही आ गया, इज कॉल्ड बाइनरी ऑपरेशन ऑन एस। बस इतना ही, ऑन एस। दैट इज, इसका मतलब क्या हुआ? इसका मतलब हुआ ए बी, ए बी का मतलब ए ऑपरेशन बी, हम शॉर्ट में ए बी लिख दे रहे हैं, मल्टीप्लाई नहीं है वो, बिलोंग्स टू एस फॉर एवरी ए कॉमा बिलोंग्स टू एस। भाई इतनी सी बात है। कोई दो एलिमेंट एस में है और उनका आउटपुट भी अगर एस में ही आया, तो फिर वो सेट हमेशा ही उस ऑपरेशन के लिए आप कह सकते हैं जो बाइनरी ऑपरेशन है उस सेट में। आप लोग फॉर एग्जांपल कुछ उदाहरणों पे बात करते हैं बच्चों, ये इंटीजर का सेट है, इसमें कुछ नंबर ले लेते हैं, -3, -2, -1, 0, 1, 2, 3, एंड सो ऑन। तो और इसमें ऑपरेशन ले लेते हैं एडिशन, नॉर्मली। तो कोई भी दो इंटीजर ले लीजिए, ए और बी, वो सेम भी हो सकते हैं, मैंने कहा ए और बी जेड में है, तो जो ए प्लस बी होगा वो भी जेड में होगा या नहीं होगा हमेशा, ये समझ में आता है? यस सर। तो फिर जो जेड होगा, अगर उस वो अभी तक सेट था, लेकिन अब उसमें एक बाइनरी ऑपरेशन आ गया, किसी भी सेट में अगर एक बाइनरी ऑपरेशन आ जाता है तो उसको बोलते हैं अलजेब्राइक स्ट्रक्चर। अलजेब्राइक स्ट्रक्चर।
तो ये शब्द कभी पूछ लिया किसी इंटरव्यू में किसी ने कि व्हाट डज इट मीन बाय अलजेब्राइक स्ट्रक्चर। एक टोपोलॉजिकल स्ट्रक्चर भी होता है कभी, फिर आगे उस पर भी बात करूंगा मैं। लेकिन पहले अलजेब्राइक स्ट्रक्चर क्या होता है। तो कोई भी सेट हो, ध्यान से समझिए, और कोई भी ऑपरेशन हो, अगर वो बाइनरी हो रहा है ना सेट के साथ, तो वो अलजेब्राइक स्ट्रक्चर है। और ऐसा भी हो सकता है कि मैं इसमें दो ऑपरेशन लगा दूं। सपोज मैं मल्टीप्लिकेशन भी कर देता हूं, क्योंकि कोई भी दो इंटीजर है, मल्टीप्लाई के बाद इंटीजर ही आता है, तो आप उसे भी अलजेब्राइक स्ट्रक्चर कहेंगे। तो आपने ये समझा कि अच्छा, एक ऑपरेशन भी हो सकता है, एक से ज्यादा ऑपरेशन भी हो सकते हैं, लेकिन हर एक को बाइनरी होना पड़ेगा। ठीक है। उसके बाद बच्चों जब आपने ये पढ़ा होगा, तो आपने एक स्ट्रक्चर के बारे में पढ़ा होगा, उसको बोलते हैं ग्रुप। ग्रुप क्या है कि जी एक नॉन एम्प्टी सेट है, देखिएगा जी कोई भी हो सकता है अब, और ये ऑपरेशन है। तो इतना लंबा ना बोल के मैं सीधे सीधे इसको बोल सकता हूँ कि अलजेब्राइक स्ट्रक्चर है। तो आप ध्यान दीजिएगा, अलजेब्राइक स्ट्रक्चर जब बोल दिया, तो आप लोग ग्रुप थ्योरी पढ़ते समय कई लोग एक प्रॉपर्टी बोलते हैं क्लोजर प्रॉपर्टी। अब इसे बोलने की जरूरत नहीं है, क्योंकि जब आप ऑलरेडी बोल रहे हैं कि ये अलजेब्राइक स्ट्रक्चर है, तो इसका मतलब ये जो आपने लिखा है ये बाइनरी ऑपरेशन है। और बाइनरी का मतलब ही है कि कोई भी दो एलिमेंट आप जी में लीजिए, उनका आउटपुट भी जी में ही होगा। तो यही क्लोजर भी कहती है। तो जब भी आप बाइनरी बोलें, तो क्लोजर ना बोलें, फालतू हुआ, फिर वो गैर जरूरी हुआ, गलत नहीं हुआ। दोनों में अंतर समझिएगा। गैर जरूरी हुआ, फालतू हुआ। अच्छा। और उसके अलावा आप लोग ध्यान दीजिएगा, एक प्रॉपर्टी है एसोसिएटिविटी। एसोसिएटिविटी, इसका मतलब होता है ए ऑपरेशन बी ऑपरेशन सी, और उसी ऑर्डर में दोबारा ए ऑपरेशन बी ऑपरेशन सी, लेकिन यहां ऑपरेट कैसे कर रहे हैं आप, इस पे अंतर पड़ता है कि ए बी सी, दोनों में ए बी सी ही लिखा हुआ है। लेफ्ट साइड में पहले बी और सी को ऑपरेट किया गया, जो आएगा उसके साथ ए। राइट साइड में ए और बी को ऑपरेट किया गया, जो आएगा उसके साथ फिर सी ऑपरेट हुआ। अगर ऐसा हमेशा बराबरी है, आप देखिए प्लीज, हमेशा सब जगह बराबरी नहीं हो पाती। आप इंटीजर में सब्ट्रैक्शन ले लीजिए, इंटीजर के सेट में सब्ट्रैक्शन, बाइनरी तो हो जाएगा, कोई भी दो इंटीजर का सब्ट्रैक्शन भी इंटीजर ही होगा, लेकिन एसोसिएटिव नहीं होगा। आप देखिएगा ए माइनस बी माइनस सी हमेशा ए माइनस बी माइनस सी के बराबर नहीं हो पाएगा। लेफ्ट साइड कुछ और आ जाएगा, राइट कुछ और आ जाएगा। आप लोग बता सकते हैं बराबरी कब हो सकती है माइनस में, एसोसिएटिव? ये वाला बराबर कब हो सकता है, ये सोच सकते हैं आप लोग? हेलो? नहीं। जब सी जीरो कर दें तो? हेलो? सी को अगर मैं जीरो कर दूं, तो क्या दोनों साइड बराबर हैं? यस सर। यस सर। हम्म। फिर उसके बाद आता है एग्जिस्टेंस ऑफ आइडेंटिटी। बच्चों ध्यान से समझिएगा, एग्जिस्टेंस ऑफ आइडेंटिटी, इसका मतलब समझिए। आइडेंटिटी का मतलब वो एलिमेंट सेट में एक ऐसा एलिमेंट होना चाहिए कि फिर उसके साथ किसी भी एलिमेंट को ऑपरेट करिए, पहले करिए या बाद में करिए, वही एलिमेंट आना चाहिए। दैट, अगर ऐसा हो रहा है, ऐसा मिल रहा है ई, ई जी में ही होना चाहिए, तो उस ई को हम आइडेंटिटी बोल देते हैं। ऐसा होना चाहिए, जरूरी नहीं है हमेशा होगा। अब आप एक बात सोचिए, अगर मैं इंटीजर का सेट ले लूं दोबारा और एडिशन ऑपरेशन लूं, तो फिर आपको ये सोचना पड़ेगा कि अच्छा, ए ऑपरेशन की जो प्लस है समथिंग कि ए ही आ जाए, तो आप में से सभी लोग जानते हैं कि वो आइडेंटिटी जीरो है। लेकिन अगर मैं इसमें मल्टीप्लिकेशन ऑपरेशन ले लूं,
तो हर एलिमेंट के साथ जिसको मल्टीप्लाई किया जाए उतना आए, तो आप कहेंगे कि ये हो जाएगा। अब ध्यान दीजिएगा, कई बार हम लोग जरूरी नहीं है नंबर्स पे काम करें। मेरे पास कोई मैट्रिक्स है ABCD। बच्चों आप लोग बता सकते हो इसको किससे मल्टीप्लाई करूं कि दोबारा ABCD ही आ जाए? आइडेंटिटी मैट्रिक्स से। आइडेंटिटी 1001 से मल्टीप्लाई किया जाए, ठीक हो गया। लेकिन ऐसा भी जरूरी नहीं है कि हमेशा यही आइडेंटिटी हो। अच्छा, मैं ऐसे आपको एलिमेंट ले लेता हूं, ये है। आप बताइए प्लीज, इसको किससे मल्टीप्लाई करूं कि दोबारा यही आ जाए? हाफ 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 मैट्रिक्स से। हाँ, ये। तो भाई आइडेंटिटी का मतलब आइडेंटिटी मैट्रिक्स नहीं होता, ध्यान रखिएगा। अगर अभी ये ले लूं, तो इसको किससे मल्टीप्लाई करूं कि वही आ जाए? 1/3 वाला। 1/3, 1/3, 1/3। हर एलिमेंट 1/3 लिख लीजिए। पूरा लिख लेना यार, सब जो वही आना है। तो तब देखिएगा वही आएगा। मल्टीप्लाई कर भी लेना, तो आपको पता लगा अच्छा आइडेंटिटी ऐसा भी होता है। और भी एग्जांपल देता हूं मैं। आइडेंटिटी का मतलब कभी भी धोखा मत खाइएगा। आइडेंटिटी मैट्रिक्स आइडेंटिटी होती है, लेकिन हर आइडेंटिटी आइडेंटिटी मैट्रिक्स नहीं होती। अगर A ऑपरेशन B AB/2 ले लूं, और यहां पर मान लो जो G है वो R ले लेता हूं, रियल नंबर का सेट। और ऑपरेशन ये है बच्चों, आइडेंटिटी का मतलब तो ये होना चाहिए, मान लो E आइडेंटिटी है तो A ऑपरेशन E A होना चाहिए। लेकिन जो आपने ऑपरेशन डिफाइन किया उस हिसाब से AB/2 A है। तो आप खुद ही समझ रहे होंगे कि B की वैल्यू 2 आनी चाहिए। तो आइडेंटिटी यहाँ पर 2 है, B मतलब E सॉरी। तो यहाँ पर आइडेंटिटी 2 है। क्यों? किसी भी एलिमेंट को 2 से ऑपरेट करके देखिए, तो A × 2/2 मतलब A। तो अब कोई और स्टूडेंट बताइएगा जो लोग पहली बार पढ़ रहे हैं, A ऑपरेशन B, अगर मैं AB/5 करूं बच्चों, तो आइडेंटिटी क्या होगी? 5। हम्म। क्या समझ में आया आप लोगों को इससे? कोई भी बताओ। आइडेंटिटी आप पहले से मत कहिएगा कभी भी कि आइडेंटिटी 1 होती है, 0 होती है। अब वो तो सेट पे डिपेंड करता है, आप कैसा सेट ले रहे हैं और कैसा ऑपरेशन ले रहे हैं, उस हिसाब से आइडेंटिटी तय होती है। आइडेंटिटी किन दो चीजों पे डिपेंड करती है, रिपीट कर रहा हूं, सेट पे और किस पे? ऑपरेशन। हम्म। ऑपरेशन। ऑपरेशन पे। हाँ। उसके बाद नेक्स्ट चीज है इनवर्स। यहां भी बड़ी गड़बड़ है, कईयों के दिमाग में इनवर्स मतलब वो एक मैट्रिक्स वाला इनवर्स साहब, वो एडजॉइंट A/डिटर्मिनेंट A होता था। वही इनवर्स मतलब यही होता है दुनिया में, बाकी कुछ नहीं होता, ऐसा नहीं है। फिर मैं कह रहा हूं भाई, इनवर्स भी उसी पे डिपेंड करेगा कि अगर A आपके पास कोई ग्रुप में एलिमेंट है तो देयर मस्ट एग्जिस्ट सम। देयर ही लिख देना चाहिए था, देयर मस्ट। ऐसा होना चाहिए कि फॉर एवरी A बिलोंग्स टू G देयर मस्ट एग्जिस्ट सम B, और वो भी G में ही। पता लगा जी है तो सही B, लेकिन G में नहीं है, ऐसा नहीं हो रहा चाहिए कि A ऑपरेशन B हो या B ऑपरेशन A हो, आइडेंटिटी मिल जानी चाहिए।
अगर ऐसा हो रहा है तो आप कह सकते हैं कि उस जी में हर एक एलिमेंट का इनवर्स है, क्योंकि हर एक ए के लिए आपको एक ऐसा बी मिलता है जिनको ऑपरेट करके आइडेंटिटी आ रही है। तो प्लीज ध्यान दीजिएगा, अगर मैं ये ले लूं और ऑपरेशन एडिशन ले लूं, तो जो इसका इनवर्स है, एडिशन है ऑपरेशन, तो इसका इनवर्स ये होगा या नहीं? ऑपरेशन एडिशन है, कह रहा हूं बार बार। तो इस एलिमेंट, किसी भी एलिमेंट का इनवर्स का क्या मतलब है, आप सामान्य सोचिए नंबर्स में। वो माइनस ए भी हो सकता है, वो 1/a भी हो सकता है, वो कुछ और भी हो सकता है। वो तो इस बात पे डिपेंड करता है कि ऑपरेशन क्या है। ए इनवर्स लिखा है तो 1/a ही होगा, ऐसा दिमाग में मत डालिएगा। नॉर्मली ऐसा हो जाता है छोटी क्लासेज में। आप अपनी जो समझ है उसको थोड़ा बेहतर बनाइए, ज्यादा जनरलाइज करिए। क्या मैं समझा पा रहा हूं आप लोगों को? जी सर। अगर यस सर। ऑपरेशन एडिशन है तो ठीक है कि ए इनवर्स माइनस ए होगा, मल्टीप्लिकेशन है सामान्य तो 1/a होगा। और आप देखिए वो तो नंबरों में होता है, अगर मैट्रिक्स में इनवर्स होता तो आपने ऊपर लिखा है एडजॉइंट ए अपॉन डिटर्मिनेंट ए। लेकिन यार ऑपरेशंस की कोई वैरायटी इतनी ज्यादा है कि हमें नहीं पता कि ए इनवर्स का क्या मतलब है। अभी तो हम नंबर ही सोचते हैं हमेशा, फंक्शंस पे तो हम ज्यादा आए ही नहीं अभी। बच्चों, जिस अलजेब्राइक स्ट्रक्चर में एसोसिएटिविटी हो, आइडेंटिटी हो और इनवर्स हो, उस अलजेब्राइक स्ट्रक्चर का एक नया नाम है, वो आप लोग जानते होंगे। उसको बोलते हैं ग्रुप। इसको ग्रुप बोलते हैं। ठीक हो गया। अब ग्रुप तो आपने पढ़ा होगा, एक आपने महान गणितज्ञों में एक एबेल साहब को पढ़ा होगा। उन्होंने इस पे काफी काम किया कि क्या हमेशा ए ऑपरेशन बी और बी ऑपरेशन ए बराबर होता है। तो शुरुआती फेज में लोगों को लगता भी था कि हाँ ये तो बराबर ही होगा। ऐसा इसलिए लगता था क्योंकि शुरुआत में लोग दिमाग में केवल नंबर सोचते थे। आप लोग भी शुरू में ऐसा ही तो सोचते हैं, नंबर सोचते हैं। तो बाद में समझ में आया कि जब मैट्रिसेस की थ्योरी डेवलप हुई 1850 के बाद, ऑर्थर कैले का नाम सुना होगा आप लोगों ने, कैले हैमिल्टन थ्योरम। कैले थ्योरम ग्रुप थ्योरी में भी है। तो जब मैट्रिसेस की थ्योरी डेवलप हो पाई तो समझ में आया कि यार हमेशा दो मैट्रिसेस का मल्टीप्लिकेशन है जैसे, वो कम्यूटेटिव नहीं होता। तो इन जनरल ए ऑपरेशन बी इज नॉट इक्वल टू बी ऑपरेशन ए। तो एबेल ने ग्रुप्स को दो हिस्सों में बांट दिया यहां से। एक हिस्सा आया ग्रुप का कम्यूटेटिव, जिनमें ये प्रॉपर्टी होल्ड करती है, इतना आप जानते ही हैं, कोई बड़ी बात नहीं। और दूसरा नॉन कम्यूटेटिव। ठीक हो गया। लेकिन एबेल अनफॉर्चुनेट रहे, एबेल महानतम गणितज्ञों में रहे नॉर्वे से, और 26 साल की एज में इनकी डेथ हो गई। तो एबेल के सम्मान में जो कम्यूटेटिव ग्रुप थे उनको नया नाम दे दिया गया, और आप लोग उनको एबिलियन ग्रुप्स के नाम से जानते हैं, एबेल के नाम पे। ये ऐसे ही है जैसे जैकब जैकोबी जैसे महान एक मैथमेटिशियन रहे, पता नहीं आप लोग जानते कितना है उनके बारे में। आप गूगल पे जाइएगा, इनके बारे में पढ़िए, जैकब जैकोबी के बारे में। इनके नाम पे जैकोबियन पढ़े होंगे आप लोगों ने मैट्रिसेस, वो कैलकुलस में। कई लोग इसको ढूंढते रहते हैं कि जैकोबियन मतलब होता क्या है। वो जैकोबी के नाम पर है। तो ये एबेल के नाम पर है, एबिलियन ग्रुप्स। तो हमने ग्रुप्स थ्योरी जब पढ़ते हैं तो कौन से ग्रुप हैं जो एबिलियन हैं, और इतना समझ में आया होगा। मैं देखिए ग्रुप थ्योरी नहीं पढ़ा सकता, उसकी जरूरत भी नहीं है। बस एक थोड़ा समझ में आना चाहिए कि अच्छा हम ऐसे जनरलाइज करते हैं चीजों को। क्या यहां तक क्लियर है सभी लोगों को? बोलना भी उसने हुआ। अब यहां से आगे आप देखिएगा अपनी, जब ग्रुप थ्योरी आपने पढ़ी तो उसके बाद मैं ग्रुप पे नहीं जा रहा हूं, मैं रिंग थ्योरी पे जा रहा हूं। लोगों ने थोड़ा ज्यादा दिमाग लगाया। ग्रुप बहुत डिटेल में है और मैंने पढ़ा रखा है। हमने यहाँ पर रिंग को आर से दिखाया। प्लीज ध्यान दीजिए, जब मैं ऐसा लिख रहा हूं तो ये खाली रिंग है, और जब मैं ऐसा लिख रहा हूं तो ये सभी लोग जानते होंगे सेट ऑफ रियल नंबर है। तो ये रिंग है और इसमें दो ऑपरेशन है।
उसमें पहला ऑपरेशन को हम एडिशन नाम दे रहे हैं, ध्यान से सुनिए, नाम दे रहे हैं, और दूसरे को मल्टीप्लिकेशन नाम दे रहे हैं। जरूरी नहीं है ऐसा ही लिखना, आप ऐसा भी लिख सकते हो, दो ऑपरेशन, बस हमेशा याद रखिएगा दो डिफरेंट ऑपरेशन है। जो पहला ऑपरेशन है उसमें वो क्या होना चाहिए इस ऑपरेशन के साथ? अबिलियन। एबिलियन ग्रुप होना चाहिए इस ऑपरेशन के साथ। और जो दूसरा ऑपरेशन है ये वाला, इसके साथ क्या क्या होना चाहिए? एक तो ये दोनों बाइनरी ऑपरेशन होंगे, इतना ध्यान रखिएगा। उसके साथ एसोसिएटिव होना चाहिए और डिस्ट्रीब्यूटिव होना चाहिए। अगर इतना है तो आप इन दोनों प्रॉपर्टीज की मदद से, इसमें इतना ही होना चाहिए, तो आप इसे बोलते हैं रिंग है। तो रिंग स्ट्रक्चर के लिए इतना होना चाहिए, पहले ऑपरेशन में एबिलियन ग्रुप होना चाहिए, दूसरे ऑपरेशन में एसोसिएटिव और डिस्ट्रीब्यूटिव होना चाहिए। बच्चों कुछ एडिशनल फीचर जोड़े गए फिर इसके बाद। एक नाम दिया गया रिंग विद यूनिटी। रिंग विद यूनिटी शब्द आया, आइडेंटिटी ही जो है यहां पर यूनिटी शब्द आया। अगर आपके पास ए ऑपरेशन एक नंबर है, एक सिंबल है वन, यहां पर ध्यान दीजिए सिंबल है, नंबर नहीं है। आप नॉर्मली वन को हम एक नंबर मानते हैं, यहां पर हम वन को सिंबल मानेंगे। इसका क्या मतलब है? ए ऑपरेशन ए आना चाहिए, और एवरी ए बिलोंग्स टू आर। अगर ऐसा होता है तो आप रिंग विद यूनिटी कहेंगे। प्लीज ध्यान दीजिए, फिर मैं वही ले लेता हूं, एट से एट्स, एट से एट्स। अब आपका जो वन है वो क्या होना चाहिए? फिर यहाँ पर ध्यान दीजिए, तो आप लोगों ने अभी हाल ही अभी पीछे बताया था, यहाँ पर उस वन का मतलब हाफ है या नहीं? ये वाला मैट्रिक्स है ना, ये भी वन सिंबल हुआ या नहीं हुआ फिर? यस सर। हाँ, तो बच्चों ये समझना बहुत जरूरी है कि रिंग विद यूनिटी जब कहते हैं तो यूनिटी का मतलब क्या? यूनिटी का वही मतलब है कि मल्टीप्लिकेशन में आइडेंटिटी। हाँ, आप उसे नाम सिंबल वन लिख रहे हैं, उसका मतलब नंबर वन नहीं है, तो ये ध्यान दीजिएगा। उसके अलावा कई बार ऐसा होता है कि कम्यूटेटिव रिंग भी बोलते हैं। ये एडिशनल फीचर हो गया, कम्यूटेटिव ज्यादा हो गया, अच्छा कम्यूटेटिव रिंग। ये नाम से क्लियर है कि आपको जो दूसरा ऑपरेशन है, जो दूसरा वाला ऑपरेशन जो भी है, उसमें कम्यूटेटिविटी होनी चाहिए। आप कहेंगे पहले में क्यों नहीं? अरे भाई, पहले में तो एबिलियन रिंग हमेशा ही होता है ना, ये देखो ऊपर, पहले में कम्यूटेटिविटी तो हमेशा ही है, तो इंपॉर्टेंट तो दूसरे में कम्यूटेटिविटी है। इसीलिए कम्यूटेटिव रिंग का मतलब सेकंड ऑपरेशन में कम्यूटेटिविटी, पहले में तो हर रिंग में होती है। और बच्चों जो लास्ट पॉइंट है वो सबसे इंपॉर्टेंट है, उसके लिए मैं थोड़ा रफ वर्क करता हूं पहले। हमारे पास, याद रखिएगा, जब भी आप 0/x डिफाइन करेंगे, ये ध्यान दीजिएगा कि x मस्ट बी नॉन जीरो बस। अगर x भी जीरो हो जाएगा तो गड़बड़ हो जाएगी, फिर 0/0 डिफाइन करना पॉसिबल नहीं होगा। ये सभी लोग जानते होंगे, मैं ये मानता हूं। अगर आपको इतना समझ में आता है तो फिर हो जाएगा। तो अगर कभी ऐसा हो जाए कि ए भी नॉन जीरो है और बी भी नॉन जीरो है, सच दैट ए भी, ए ऑपरेशन बी, मतलब यहां पर ऑपरेशन जो भी था यार बीच में, वो जीरो आ जाए कभी, फिर बात वही है। जीरो का मतलब क्या हुआ? एडिटिव आइडेंटिटी। उसका मतलब जरूरी नहीं है वो जीरो ही हो। जीरो का मतलब, जैसे वन का मतलब एग्जैक्टली वन होना जरूरी नहीं है, वो सिंबल है, ऐसे ही जीरो का मतलब भी। आप जीरो किसको समझते हैं? मैं मॉड्यूलो ऑपरेशन पे आपको लेके आऊंगा, एडिशन मॉड्यूलो, मल्टीप्लिकेशन मॉड्यूलो, तो आप समझेंगे जीरो का मतलब कुछ और भी हो सकता है। तो अपने दिमाग को थोड़ा खुला बनाइए, चीजों को समझिए। ए भी नॉन जीरो और बी भी नॉन जीरो और ऐसा हो जाए, तो फिर ये कहेंगे, ऐसे रिंग को कहेंगे रिंग विद जीरो डिवाइजर। रिंग विद जीरो डिवाइजर। आप कहेंगे ऐसा कैसे कह रहे हैं? ऐसा इसलिए कह रहे हैं क्योंकि यहां पर आप ए को 0/बी या बी को 0/ए लिख सकते हैं, क्योंकि ए और बी दोनों नॉन जीरो हैं।
तो जो नॉन जीरो है वो जीरो के नीचे जा सकता है ना, तो ऐसे ऋण को ऋण विद जीरो डिवाइजर कहते हैं। लेकिन अगर ऐसा हो जाए बच्चों कि ए बी जीरो होने पर ए जीरो या फिर बी जीरो हो रहा है, तो ऐसे ऋण को बोलते हैं ऋण विदाउट जीरो डिवाइजर। क्यों कहा गया होगा? ऐसा क्यों बोला होगा यार, ये तो बताओ। क्योंकि अब जो जीरो होगा वो जीरो को डिवाइड नहीं कर सकता ना, डिवाइजर नहीं बन सकता वो जीरो का।